नमस्कार दोस्तों। आज मैं डॉक्टर नीलाभ आज एक नए विषय पे चर्चा के लिए फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। आज का विषय है फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर को पेरियार्थराइटिस शोल्डर भी बोला जाता है, ये एडेसिव कैप्सुलाइटिस ऑफ शोल्डर भी बोला जाता है। ये 40 से 60 साल की वर्ष में होता है। फीमेल्स में मेल से ज़्यादा कॉमन होता है। डायबिटिक पेशेंट और थायराइड पेशेंट में काफ़ी कॉमनली पाया जाता है। इसमें होता क्या है? इस बीमारी को हम 3 स्टेज में बांटते हैं। पहला स्टेज होता है स्टेज ऑफ फ्रीजिंग, फिर आता है स्टेज ऑफ फ्रोजन, तीसरा स्टेज आता है स्टेज ऑफ थॉविंग। थॉविंग का मतलब होता है कोई चीज जो जमा हुआ हो, वो जब पिघल कर नॉर्मल आता है उसे थॉविंग कहा जाता है। इसलिए उसे हम स्टेज ऑफ रिकवरी भी कर सकते हैं। जो पहला स्टेज होता है स्टेज ऑफ फ्रीजिंग में, ये है इसके अंदर एक झिल्ली होती है जिसे हम साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये काफी ज्यादा फ्लूइड बनाना शुरू करता है, तो जॉइंट के चारों तरफ फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू होता है, जिसकी वजह से जॉइंट का कैप्सूल स्ट्रेच हो जाता है। जब जॉइंट का कैप्सूल स्ट्रेच होता है तो पेन आना शुरू होता है। उसी के साथ साथ एक केमिकल रिलीज होता है जिसे हम फिब्रिन कहते हैं। फिब्रिन ग्लू की तरह होता है, गोंद की तरह होता है। तो वो जब जैसे जैसे जॉइंट में इकट्ठा होता जाता है, वो एडेशंस बनाना शुरू करता है। एडेशंस इस तरीके से समझिए कि जैसे मकड़ी के जाले होते हैं, वैसे ही जॉइंट के अंदर जाले बनने शुरू होते हैं, जिसके काफी पतले फाइन थ्रेड्स होते हैं। लेकिन जब भी वो स्ट्रेच होते हैं वो पेन करते हैं, क्योंकि जॉइंट काफी स्ट्रेस्ड आउट है। तो स्टेज ऑफ फ्रीजिंग में सबसे पहले तो पेन आती है मूवमेंट में, कि जब आप मूवमेंट करते हैं तो उसमें पेन होता है, जो ग्रेजुअली बढ़ता जाता है, पेन बढ़ता जाता है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती जाती है। अगर मान लीजिए कि शुरुआत में इतना हाथ ऊपर करने पे पेन आता है, तो आप क्या करते हैं? आप इतना नहीं उठाते चूंकि दर्द हो रहा है, तो आप उसको इतने ही तक उठाते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, जो नॉर्मल था, अब इसके अंदर भी एडेशंस बनने शुरू हो जाते हैं। तो कुछ दिनों के बाद इतना उठाने पे भी पेन आना शुरू होता है, तो आप थोड़ा सा और मूवमेंट कम कर देते हैं। जब और कम करते हैं तो वहां तक जाले बन जाते हैं। इसी तरह करते करते एंड रिजल्ट रिजल्ट जो होता है उसमें हाथ बिल्कुल बदन से लग जाता है और किसी भी मूवमेंट में पेन आनी शुरू हो जाती है, जो स्टेज ऑफ फ्रोजन हम बोलते हैं। स्टेज ऑफ फ्रोजन में हाथ में मूवमेंट बिल्कुल नहीं होती, और थोड़ा सा भी मूव करता है तो पेन होती है, काफी सीवियर पेन होता है। जो स्टेज ऑफ फ्रीजिंग होती है वो 6 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक कंटिन्यू करता है। इसके बाद से थर्ड स्टेज होता है, जब फ्रीज कर चुका है, फ्रोजन हो चुका है, तब स्टेज ऑफ थॉविंग या रिकवरी शुरू होता है। इसमें इनिशियली पेन ग्रेजुअली कम होना शुरू होता है। फ्रोजन में पेन कम होता जाता है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट कंटिन्यू करती है। स्टेज ऑफ थॉविंग में पेन खत्म हो जाता है और धीरे धीरे मूवमेंट की रिकवरी आनी शुरू होती है। ये जो रिकवरी आती है, ये हो सकता है कि पूरा नॉर्मल मूवमेंट आ जाए, या हो सकता है कि मूवमेंट कुछ रिस्ट्रिक्ट रह जाए, परमानेंटली पूरी ना आए। ये स्टेज ऑफ रिकवरी जो होती है, थॉविंग 6 महीने से लेकर 2 साल तक चलता है। यानी हो सकता है 6 महीने में आप बिल्कुल ठीक हो जाए, हो सकता है कि पूरा का पूरा 2 साल लग जाए। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? जैसा कि हमने डिस्कस किया कि सबसे पहले मूवमेंट में पेन आता है, उसके बाद बिना मूवमेंट किए भी पेन आता है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होता जाता है, ग्रेजुअली पेन की सिवियरिटी बढ़ती जाती है, काफी सीवियर पेन हो जाता है, और लास्ट में हाथ बिल्कुल फ्रीज कर जाता है, कोई भी मूवमेंट करना मुश्किल होता है। हम एडीएल कहते हैं, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। ये करना भी मुश्किल हो जाता है लोगों को, कि खाना नहीं खा सकते हैं, बाल पीछे की तरफ ठीक करने में प्रॉब्लम होती है, फीमेल्स को पीछे ब्रा के बटन लगाने में मुश्किल होता है, पीछे तौलिए से आप पीठ नहीं साफ कर सकते हैं। जो एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग होती है, ये सारा आपका रिस्ट्रिक्ट होना शुरू होता है। इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं? जैसा कि पहले ही हमने डिस्कस किया, डायबिटिक पेशेंट में बहुत कॉमन है, थायराइड के पेशेंट में बहुत कॉमन है। अगर हम देखें तो डायबिटिक पेशेंट में 50% पेशेंट में ये प्रॉब्लम आती ही आती है।
किस वैसे ही हार्ट की अगर प्रॉब्लम हो तो भी एक शोल्डर जो है फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। पार्किंसोनिज्म के पेशेंट में पाया जाता है। किसी को पैरालिसिस हो गया हो और कंधे की मूवमेंट नहीं कर रहा हो तो फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। किसी भी वजह से हाथ को इमोबिलाइज किया गया हो, बांधा गया हो, जैसे कि शोल्डर डिस्लोकेशन हुआ हो या कोई फ्रैक्चर हुआ हो जिसके लिए वो हाथ को बांध के रख दिया गया है, तो ग्रेजुअली ये पेन शुरू हो जाती है। अगर आप मूवमेंट नहीं करते हैं तो एडेशन जॉइंट के अंदर बनने शुरू हो जाते हैं। इसका पता कैसे चलता है, डायग्नोसिस कैसे बनती है? इसकी डायग्नोसिस मेनली क्लिनिकल डायग्नोसिस है। जब हम क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं तब हम डायग्नोस करते हैं कि पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर है। उसके बाद से एक रूटीन हम एक्सरे करवाते हैं, जो रूटीन ब्लड टेस्ट होते हैं जिससे हम ये देखते हैं कि बोन्स कहीं अफेक्टेड ना हो रहा हो। जैसे कि हमने शुगर, थायराइड एक्सेट्रा की ऑलरेडी बात की है, वो सारे टेस्ट करवाते हैं। मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड होता है जो बतलाता है कि जॉइंट के अंदर कहीं फ्लूइड तो नहीं है, टेंडन्स का क्या हाल है, जॉइंट कैप्सूल का क्या हाल है, वो हम करवाते हैं। इन सब के बावजूद भी अगर नहीं पता चल रहा होता है तो हम कंधे का एमआरआई करवाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट को हम 5 हिस्से में बांट सकते हैं। नंबर 1, जो कॉजेटिव एजेंट का कॉज है, जिसकी वजह से हुआ है, चाहे थायराइड हो या डायबिटीज हो या कोई और हो, जब तक उसे हम ट्रीट नहीं करेंगे तब तक ये बीमारी ठीक नहीं होगी। तो हमें सबसे पहले कॉजेटिव रीजन को ट्रीट करना पड़ेगा। नंबर 2, हम एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन देते हैं। कई बार इनिशियल फेज में मसल रिलैक्सेंस देते हैं। जो सैनोवियल फ्लूइड इकट्ठा हो गया रहता है उसको सुखाने की दवा दी जाती है। नंबर 3, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है फिजियोथेरेपी। फिजिकल थेरेपी के 2 पार्ट होते हैं। एक तो जो लोग सिकाई कहते हैं, सिकाई में जो सबसे इफेक्टिव होता है उसे ECSW कहा जाता है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉर्ट वेव डायथर्मी। ये काफी फायदा करता है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव। जो एक सुपरफिशियल हीट होता है, एक डीप हीट होता है। सुपरफिशियल हीट का इसमें कोई रोल नहीं होता है। जो चीजें भीतर हीट दें, जैसे शॉर्ट वेव डायथर्मी हो गए या लेजर हो गया या टेंस हो गया या ECSW हो गया, इन सारे फिजिकल मोडालिटी का रोल होता है। कोई भी सुपरफिशियल हीटिंग के मोडालिटी का कोई रोल नहीं होता है। इसके साथ में एक्सरसाइजेस। जब आप फिजियोथेरेपी के पास जाते हैं तो सबसे पहले जो मूवमेंट है वो मूवमेंट वो करवाने शुरू करते हैं कि वो आपके प्रोटेक्टेड रहे। उसके साथ साथ मसल स्ट्रेंथनिंग, शोल्डर स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस शुरू होती हैं। जब ये सारा करते 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 मसल्स यूज टू हो जाती हैं, फिर ग्रेजुअली एक्टिव और असिस्टेड एक्टिव एक्सरसाइजेस शुरू की जाती है। वैसे ही इंपॉर्टेंट रोल होता है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस का, जो हम पेशेंट को सिखाते हैं कि घर पे जाके दिन में 4 बार या 5 बार 5 से 10 मिनट के लिए करें। जब वो साथ में वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, तभी हमें जाके 100% रिजल्ट आना शुरू होता है। जब इन सब चीज़ों से किसी पेशेंट में आराम नहीं आ रहा होता है तो अगला मॉडलिटी होता है जिसमें हम इंजेक्शन लगाते हैं। इंट्रा आर्टिकुलर स्टेरॉयड इंजेक्शन देते हैं। स्टेरॉयड ह्यूमन रेस की जानकारी के हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट है। जब हम लोकल स्टेरॉयड देते हैं तो उसका इफेक्ट लोकली होता है, बाकी शरीर के किसी हिस्से पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे एक कैच है कि डायबिटिक पेशेंट में इंट्राआर्टिकुलर स्टेरॉयड का बहुत ज्यादा रोल नहीं देखा गया है। इससे कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट होते हुए नहीं देखा गया है। अगर इंजेक्शन का भी कोई फायदा नहीं होता है तो अगला स्टेज होता है जिसमें हम कहते हैं मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया, जिसमें पेशेंट को बेहोशी के अंदर शोल्डर जॉइंट की हम मूवमेंट करके सारे एडेशंस को ब्रेक करते हैं और फुल रेंज ऑफ मूवमेंट लाते हैं। ये बहुत ही आराम से सावधानी से करने वाला प्रोसीजर है। अगर ये भी कर लिया, पेशेंट को आराम नहीं आ रहा है, तब सबसे लास्ट मॉडलिटी आती है जिसमें हम आर्थ्रोस्कोपिकली शोल्डर की कैप्सुलोटमी, लिगामेंट जो स्टिफ हो गए रहते हैं उनका रिलीज और एडेजनोलिसिस करते हैं, एडेजन्स ब्रेक करते हैं।
यहाँ पे भी डायबिटिक पेशेंट में जो आर्थ्रोस्कोपिकली शोल्डर रिलीज किया जाता है या डिकम्प्रेस किया जाता है, इसका बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं पाया गया है। कंपैरेटिव स्टडी में जो रैंडम ट्रायल्स किया गया है, वो फिजियोथेरेपी, मेडिसिन, स्ट्रेचिंग के रिजल्ट उतने ही पाए गए हैं जो हमारे आर्थ्रोस्कोपिकली रिलीज करने के बाद फिजियोथेरेपी का पाया गया। कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं देखा गया है डायबिटिक पेशेंट में। बाकी पेशेंट में इसका काफ़ी अच्छा रोल है। तो ये 5 मॉडलिटी होती है ट्रीटमेंट की। यूजुअली पेशेंट इनसे कहीं न कहीं ठीक हो जाते हैं बीच में ही। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हमारा विषय होगा टेनिस एल्बो, जो एल्बो में दर्द आना शुरू होता है। नमस्कार।